अगर आप एक महीने तक साबुत अनाज खाएंगे तो क्या होगा? अगर आपने कभी ऐसा नहीं किया है तो आपको ये काम करना चाहिए। मैं भी ये कर चुका हूँ। मैंने 28 साल की उम्र तक ऐसा किया है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह परीक्षण शायद मेरे शरीर के लिए उतना अच्छा साबित नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मात्रा में तथा कथित स्वस्थ साबुत अनाज खा रहा था, जैसे कि सीरियल्स, ब्रेड, पास्ता, बिस्कुट इत्यादि। चलिए स्वस्थ माने जाने वाले इन अनाजों और उनके कुछ हिस्सों की बात करें। सबसे पहले मैं फाइबर की बात करूंगा, क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं कि अगर आप साबुत अनाज खाएंगे तो रिफाइंड अनाज के मुकाबले आपको 2 से 3 गुना ज्यादा फाइबर मिलेगा। ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन अनाज में बहुत ज्यादा फाइबर नहीं होता। अगर ब्राउन राइस की बात करें तो उसमें लगभग 4% ही फाइबर होता है। इसलिए एक कटोरी चावल में लगभग 0.4 ग्राम फैट होता है। इसमें बहुत कम फैट होता है। इसमें 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, जो बहुत ज्यादा है, और केवल 0.6 ग्राम ही फाइबर होता है, जो बहुत कम है, और लगभग 4.3 ग्राम प्रोटीन होता है। इसकी मात्रा भी बहुत कम है। मल्टीग्रेन ब्रेड में 1.7 ग्राम फैट होता है, जो बहुत कम है, और हम ब्रेड के एक टुकड़े की बात कर रहे हैं। इसमें 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, जो बहुत ज्यादा है, 3 ग्राम फाइबर और 5 ग्राम प्रोटीन होता है। सेलरी या अजमोद और पालक की एक कटोरी में 50% फाइबर होता है और केवल 4 ग्राम ही कार्ब होता है। इसलिए आपको अनाज से नहीं बल्कि सब्जियों से फाइबर प्राप्त करना चाहिए। अब मैं कहना चाहता हूं कि लोग 100% साबुत अनाज नहीं खाते। वे ऐसे उत्पाद खाते हैं जिनमें थोड़ा साबुत अनाज होता है, थोड़ा रिफाइंड अनाज, रिफाइंड शुगर, बहुत सारे रसायन और अन्य चीजें मिलाई जाती हैं, और मुझे आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला है जो साबुत अनाज खाता हो। आमतौर पर लोग अनाज का आटा खाते हैं, कच्चा अनाज कोई नहीं खाता। आप साबुत अनाज को सीरियल में डाल सकते हैं, उसे पका सकते हैं या भिगा सकते हैं, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं हैं। वे उसे पीसकर आटा बनाते हैं और आटे से दूसरी चीजें बनाते हैं। जब लोग अनाज से आटा बनाते हैं, आटा हवा के संपर्क में आता है और उसका पोषण नष्ट हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, खासकर विटामिन ई और अन्य फैट घुलनशील विटामिन्स नष्ट हो जाते हैं। ऑक्सीजन फैट घुलनशील विटामिन्स को नष्ट कर देती है, और जो आटा आप खरीदते हैं, जिससे आप विभिन्न चीजें बनाते हैं, वह आपके किचन में लंबे समय तक पड़ा रहता है। इसलिए हवा के संपर्क में आने से उस आटे का पोषण खत्म हो जाता है। लेकिन मेरे लिए बड़ी समस्या यह है कि जब आप उस आटे से कोई चीज बनाते हैं, आप पिसा हुआ अनाज खाते हैं, तो उसे पचाने के लिए आपको ज्यादा एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, जिससे आपका ब्लड शुगर बढ़ने लगता है, क्योंकि अनाज में 80% स्टार्च होता है और स्टार्च में ग्लूकोज के कण एक साथ जुड़े होते हैं। इसलिए जब आप उसे गर्म करते हैं या पीसते हैं या प्रोसेस करते हैं, तो पाचक एंजाइम्स उस तथाकथित स्वस्थ जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के कण रूपी सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। इसलिए यह शुगर खाने जैसा ही है। और हाँ, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना खाते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपके द्वारा साबुत अनाज खाए जाने पर ही बात करेंगे। ग्लाइसेमिक इंडेक्स पता लगाता है कि कोई चीज कितनी तेजी से आपका ब्लड शुगर बढ़ाती है। साबुत अनाज और रिफाइंड अनाज का इंडेक्स एक समान ही है। यह पहली समस्या है, लेकिन दूसरी समस्या यह है कि रिफाइंड अनाज की तुलना में साबुत अनाज में बहुत ज्यादा फाइटिक एसिड होता है। फाइटिक एसिड क्या है? फाइटिक एसिड पोषणनाशक है। यह एक ऐसा तत्व है जिसके कारण शरीर जिंक, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम को नहीं सोख पाता, और उससे कई कमियां हो सकती है। खासकर बच्चों में इनकी कमी हो सकती है, और मैं इस पर बात करूंगा। अब ग्लूटन की बात करते हैं। कुछ अनाजों में ग्लूटन होता है। यह एक प्रोटीन है और यह आपकी आंतों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आपकी आंतें जलने लगती हैं, उनमें सूजन आ जाती है, आंतों से रिसाव होने लगता है। इसे हाइपोथायरॉयडिज्म से जोड़कर देखा जाता है।
खासकर हाशिमोटो और अन्य ऑटो इम्यून बीमारियों से। इसलिए थायराइड की समस्या के चलते आपको बिल्कुल भी अनाज नहीं खाना चाहिए। लेकिन ग्लूटन से आपको एलर्जी हो सकती है या ग्लूटन आपको पचता नहीं है। बहुत सारे लोग ग्लूटन को पचा नहीं पाते और मुझे हैरानी होती है कि बहुत सारे कीटो प्रोडक्ट्स में गेहूं का ग्लूटन होता है क्योंकि यह एक प्रोटीन है। इससे बहुत ज्यादा सूजन पैदा होती है, इसलिए आप इसे अपने प्रोडक्ट में नहीं देखना चाहेंगे। फिर हमें राउंडअप या ग्लाइफोसेट देखने को मिलता है, जो एक हर्बिसाइड है जिसे गेहूं पर छिड़का जाता है। गेहूं जेनेटिक रूप से संशोधित बीज नहीं है, फिर भी इसमें ग्लाइफोसेट डाला जाता है। आप समझ सकते हैं कि इससे हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचता है। ज्यादा अनाज खाने से कई बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। एक, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। इससे आपका ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है। पूर्व में खाए जाने वाले अनाज की तुलना में आज का अनाज बहुत अलग है। आजकल के अनाज हाइब्रिड होते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा कार्ब और फाइटिक एसिड होता है। इसलिए ऐसे अनाज खाने से आपका ब्लड शुगर प्रभावित हो जाता है। इससे आपका मूड खराब हो जाता है, आपको ज्यादा घबराहट हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है और ब्लड शुगर में तेज वृद्धि इसका कारण है। इससे आपकी दिमागी कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। आपकी आंतों और दिमाग के बीच एक बेहद गहरा संबंध है। अगर आपकी आंतों में सूजन है, पेट फूल जाता है, तो उससे आपके दिमाग की कार्यप्रणाली प्रभावित हो जाएगी, आपका दिमाग धुंधला सकता है। वजन बढ़ने के विषय पर बात करें तो इससे आपका वजन ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका लिवर फैटी भी हो सकता है और बहुत ज्यादा कार्ब से आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा। ये पहला बिंदु था। दो, साबुत अनाज में मौजूद फाइटिक एसिड कई मिनरल्स को ब्लॉक करता है और एक बड़ी अजीब बात है, और मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा। बात यह है कि दुनिया भर में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे पोषण की कमी से मर जाते हैं और इनमें से अधिकांश बच्चे दस्त से मरते हैं, जिंक की कमी जिसका कारण होती है। जरा सोचिए कि जिंक की कमी का क्या कारण हो सकता है। एक, आप प्रोटीन युक्त मांस का सेवन नहीं करते, जिनमें बहुत ज्यादा जिंक होता है। दो, आप सीरियल्स वाली डाइट लेते हैं। खासकर 5 साल की उम्र से कम के बच्चे बहुत ज्यादा सीरियल खाते हैं और फाइटिक एसिड से उनमें जिंक की कमी हो सकती है और उसके कारण दस्त और मृत्यु का खतरा बढ़ सकता है, उनका विकास भी रुक सकता है और हमारे शरीर के शुरुआती विकास से जुड़ी कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए लोग अनाज को पानी में भिगाकर रखते हैं और उसे बच्चों को देते हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये बात कितनी लोकप्रिय है। जब आप अनाज को 72 घंटों तक पानी में भिगाते हैं, उससे लैक्टिक एसिड बनता है और पीएच बदलता है और उससे पैदा होने वाले सूक्ष्मजीव फाइटिक एसिड को तोड़ने के लिए फाइटेस एंजाइम बनाते हैं। इसीलिए जब आप अनाज को पानी में भिगाएंगे, आपको कम फाइटिक एसिड मिलेगा और शरीर पोषक तत्वों को ज्यादा सोख पाएगा, खासकर जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम, और इसी कारण से हम अपने चिकन को फर्मेंटेड अनाज खिलाते हैं। हमारे पास 16 चिकन हैं और मैं उन्हें 72 घंटों तक पानी में भिगाया हुआ अनाज देता हूं और चिकन उसे खाते हैं। उन्हें कम फाइटिक एसिड और ज्यादा पोषण मिलता है। 3, अब हम बताएंगे कि साबुत अनाज आपकी पाचन प्रणाली के साथ क्या करता है। आपको गैस हो सकती है, पेट फूल सकता है, सूजन हो सकती है क्योंकि बहुत ज्यादा ओमेगा 6 फैटी एसिड से आपकी बड़ी आंत जल सकती है। आपको सीबो हो सकता है, यानी कि छोटी आंत में बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको एलर्जी हो सकती है या ऑटोइम्यून बीमारी हो सकती है, जैसे कि हाशिमोटो, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। इसलिए अनाज आपकी पाचन प्रणाली के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कुछ लोग रिफाइंड अनाज को बहुत अच्छी तरह पचा पाते हैं क्योंकि रिफाइंड अनाज में बहुत कम फाइटिक एसिड और अन्य विरोधी पोषक तत्व होते हैं और उसे प्रोसेस करना भी आसान होता है। रिफाइंड अनाज खाने से आपको कुछ अतिरिक्त समस्याएं हो सकती हैं। इन दोनों की अलग अलग समस्याएं हैं। अगर मुझे रिफाइंड अनाज और साबुत अनाज में चुनना पड़े तो मैं किसी को भी नहीं चुनूंगा। मैं ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड की बात कर चुका हूं, जिससे माइक्रोबायोम प्रभावित होता है। ऐसा देखा गया है कि ग्लाइफोसेट के कारण पाचन की समस्या, सीलियक का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। कई दूसरी समस्याएं भी हैं, जिन पर मैं बाद में दूसरा वीडियो बनाऊंगा। अब फोर्टिफाइड अनाज की बात करते हैं। वैसे तो आप साबुत अनाज से बनी चीजें खाते हैं, तब भी इन्हें फोर्टिफाई किया जाता है। इनमें कुछ सिंथेटिक विटामिन्स मिलाए जाते हैं।
इनमें आयरन भी डाला जाता है, जो उस तरह का आयरन है जिसे आपका शरीर नहीं संभाल सकता, और इसीलिए कुछ अनाज उस आयरन के कारण आपकी आंतों में लंबे समय तक पड़े रहते हैं। उसमें कुछ ऐसे विटामिन्स डाले जाते हैं जिन्हें हमारा शरीर पचा नहीं पाता, जैसे कि फोलेट की जगह उसमें फोलिक एसिड डालते हैं। सिंथेटिक बी विटामिन्स डाले जाते हैं। रिफाइनिंग की प्रक्रिया में नष्ट हुए विटामिन्स की आपूर्ति करने की कोशिश की जाती है। जिन्हें भी इस वीडियो को लेकर थोड़ी दुविधा है और साबुत अनाज खाने को लेकर कोई समस्या नहीं है, तो 1 महीने तक साबुत अनाज का सेवन करें और हमें बताएं कि इससे आपकी सेहत पर क्या प्रभाव पड़ा। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है, जिसमें ब्रेड खाने की इच्छा से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के बारे में बताया गया है, वीडियो थोड़ा मजाकिया है, आप उसे यहाँ देख सकते हैं।